अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा और मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करवाने लगी हूँ। इससे पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह 8 चैप्टर वर्ड टू वर्ड बायोलॉजी की कंप्लीट लर्निंग कर चुके हैं। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर किया जाए, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ना हो जो आपका एम्बिगुअस हो। हर चीज़ हमने अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश की। मैंने आपको पिक्चर बना के अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ मज़ीद समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। चलिए हम प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी हमने पढ़ी ना स्टार्ट में। फिजियोलॉजी में क्या होता है, हम क्या स्टडी करते हैं? चैप्टर नंबर 1 में जब हमने ब्रांचेस स्टडी की थी बायोलॉजी की, तो उसमें हमने फिजियोलॉजी देखी थी। फिजियोलॉजी में आप क्या देखते थे? फंक्शन देखते थे, डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो इसमें हम ना प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब प्लांट की जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ना उनके फंक्शन पढ़ेंगे। मतलब प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स क्या फंक्शन करते हैं, ठीक है। रूट्स कैसे काम करती हैं, फिर स्टेम्स क्या काम करते हैं, लीव्स क्या काम करते हैं। तो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट के क्या फंक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन क्या काम करता है। सही हो गया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि प्लांट्स एग्जिबिट रिमार्केबल एफिशिएंसी। वो कहते हैं प्लांट्स के अंदर ना प्लांट्स एग्जिबिट करते हैं, मतलब ज़ाहिर करते हैं रिमार्केबल, हैरत अंगेज़ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है कि काबिलियत प्लांट्स की बहुत हैरत अंगेज़ है। किस मामले में? इन कैरिंग आउट, सर अंजाम देने में असेंशियल लाइफ एक्टिविटीज़, असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, जो ज़िंदगी के बुनियादी प्रोसेसेस है ना, वो प्लांट्स बड़े कमाल वाले तरीके से सर अंजाम देते हैं। वो कहते हैं मतलब अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाया ना कि इंसान हैरान होता रह जाए अगर इंसान गौर करे। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जो मतलब इस ज़मीन की सैर करो, ज़मीन में चलो फिरो और जो अल्लाह ताला की निशानी है उन पे गौर व फिक्र करो। तो ये जब बायोलॉजी वगैरह हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो ये एक तरह का सवाब वाला काम ही होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, हमें इसका हुक्म दिया गया है कि आप ज़मीन में चलो फिरो, गौर व फिक्र करो ज़मीन में। तो हम वही गौर व फिक्र कर रहे हैं ना, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम। प्लांट बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं, प्लांट को स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन बींग को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इस लिहाज से बायोलॉजी बहुत, मतलब बायोलॉजी में ऑब्वियसली आपने बायोलॉजी इस तरीके इसलिए रखी होगी ना कि आप मुस्तकबिल में डॉक्टर बने, मुस्तकबिल में इसी लिए रखते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग वगैरह के लिए तो आप मैथ पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं। तो ये जो डॉक्टर बनना है ये बहुत बड़ा कमाल का है, मतलब इंसानियत की खिदमत करते हो आप। एक तो इसमें आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, फिर इंसानियत की जब आप खिदमत करते हो ना, तो उस एक तो आपको अल्लाह ताला की तरफ से सवाब मिलता है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने कोई पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो वही आप पूरी इंसानियत की जान बचा रहे हो, तो अगर आप एक भी शख्स की जान बचा लो, ठीक है। इसके अलावा ये पढ़ने में आपको खुद बड़ा सुकून, बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि देखो सुभान अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत तख्लीक पैदा की है, क्या परिंदे हैं, क्या इंसान की एनाटमी है। जब आगे MBBS में जाके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ना हम 2 साल ह्यूमन एनाटमी पढ़ते हैं, तो मज़ा आ जाता है ह्यूमन एनाटमी पढ़ने में। मतलब ह्यूमन को अंदर से हम देखते हैं कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने आर्टरीज़, वेन्स, कैपिलरीज़ का जाल बिछाया हुआ है, हार्ट कैसे काम कर रहा है, कितने खूबसूरत तरीके से काम कर रहा है। तो ये फिर इंसान का ईमान और मजबूत हो जाता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक ही ज़ात कर सकती है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है, ठीक है। तो इस तरह पढ़ने से ना आपका ईमान भी मजबूत होता है। चलें अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि दिस चैप्टर विल एक्सप्लोर, इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? आप एक्सप्लोर करेंगे, दरियाफ्त करेंगे क्या? द वर्ल्ड ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। आप प्लांट्स की फिजियोलॉजी की जो दुनिया है ना उसमें आप जाएंगे, देखेंगे प्लांट के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, रूट जड़ें क्या काम कर रही हैं, स्टेम तना क्या काम कर रहा है, लीव पत्ता है क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कितने खूबसूरत तरीके से काम सर अंजाम दे रहे हैं, ठीक है। वी विल स्टडी, हम क्या पढ़ेंगे? द मैकेनिज्म, वो तरीके पढ़ेंगे दैट इनेबल प्लांट्स, जो प्लांट्स को इस काबिल बनाते हैं पौधों को, टू नरिश देमसेल्फ, कि वो अपने आप को नरिश कर सकें, मतलब अपने आप को अब ग्रो कर सकें, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वाटर, प्लांट्स के अंदर अल्लाह ताला ने पौधों के अंदर ना पानी को, वाटर को और न्यूट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बड़े खूबसूरत मैकेनिज्म रखे हैं। हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है, कैसे पौधे पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि पानी तो आप पौधों की मिट्टी में दे रहे हो ना, रूट्स में पानी मौजूद है, तो रूट से पानी लीव्स पत्तों तक कैसे जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पानी ऊपर जाना है, ग्रेविटी जो होती है ना वो चीज़ों को नीचे खींचती है। देखिए जब आप ऊपर बॉल भी फेंक दें तो वो कोई आपने गेंद ऊपर फेंकी, कोई चीज़ आपने ऊपर फेंकी, वो नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि ज़मीन के अंदर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है जिसको कशिश शकल कहते हैं, वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन पौधे के अंदर पानी तो ऊपर जा रहा है, ये पौधा है ना, आप समझ रहे हैं, तो पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश क्यों नहीं करती? पानी ऊपर कैसे चला जाता है? मतलब ये अल्लाह ताला की कुदरत है ना। हालांकि ग्रेविटी तो हर चीज़ को नीचे खींचती है, तो इसको भी, पानी को भी ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी पानी ऊपर जा रहा है। कहाँ पे ऊपर जा रहा है? पत्ते तक। जो पत्ता है, इसको पत्ते को पानी चाहिए ना, क्योंकि पत्ते के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना है। ये हम पीछे चैप्टर नंबर मुझे याद नहीं एग्जैक्ट कौन से चैप्टर, लेकिन हम एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि लीव का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना। वो जो चैप्टर था सेल्स, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ वाला, उसमें पत्ते का क्या काम होता है? फूड को प्रिपेयर करना, खाना बनाना,
ठीक है। तो खाना बनाने के लिए आपको पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, और फोटोसिंथेसिस में आप पीछे पढ़ चुके हैं, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो वो जो पानी चाहिए, पानी कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ना नीचे से। तो वो पानी ऊपर जा रहा है इतने खूबसूरत तरीके से, कैसे जा रहा है, वो एक मैकेनिज्म है पूरा, वो हम देखेंगे कैसे पानी की ट्रांसपोर्टेशन होती है, पानी कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है। और वो भी अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, ग्रेविटी चीज़ों को नीचे खींचती है और पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है। और न्यूट्रंस की कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, मतलब ज़मीन में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रंस पड़े हुए हैं, तो वो कैसे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। एक्सचेंज गैसेस का तबादला होता है विद द इन्वायरमेंट के साथ। जैसा कि पौधे ने क्या करना है, ऑक्सीजन बनानी है, वो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल किया जा रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो ये सारा काम कैसे चल रहा है हम देखेंगे, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी की दुनिया में जाके। एंड मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, और पौधों के अंदर भी उनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एक स्टेबल है। जैसा कि हमारे अंदर होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म होता है ना, हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा हुआ है। होमोस्टेसिस में क्या होता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहना है, सही है। हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इतना ही रहना है जितना एक मेंटेन है, ठीक है, 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक, इससे ज़्यादा नहीं होना। इससे ज़्यादा होगा तो शुगर हो जाएगी आपको, जो कि बीमारी है। इससे कम हो जाएगा तो बीपी लो हो जाएगा, बीपी लो कह रही हूँ, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाएगा, जो कि ख़तरे की बात है। तो हर चीज़ को एक ख़ास रेंज के अंदर मेनटेन करना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से पौधे के अंदर का भी जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ना, वो एक स्टेबल है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हमारा अंदर एक इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल है। तो वो कैसे रह रहा है स्टेबल, वो भी हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अच्छा, अब हम ना थोड़ा सा साइड बॉक्स में पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। अच्छा, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ये बात आपने याद रखनी है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। सेल्फ का मतलब है खुद ही। जिस तरह हम छोटे होते मजमून लिखते थे, माई सेल्फ मतलब अपने आप पे खुद ही पे मजमून लिखे, अपनी कैरेक्टरिस्टिक बताते थे कि मेरा नाम ये है, मेरे वालिद का नाम ये है, मुझे ये पसंद है, सब कुछ। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। सेल्फ मतलब अपने बारे में खुद ही। ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन या फूड, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ में खुद ही फूड बना लेते हैं, अपनी खुद ही खाना बना लेते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अब खाना तो हम भी खुद ही बना लेते हैं किचन में जाके, लेकिन वो खाने की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ग्लूकोज बनता है ना, वो धूप में जाना, और धूप में जिस तरह पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पीछे डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया। धूप में क्या होता है कि सूरज की रोशनी चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, इन तीनों चीज़ों को मिला के हम खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, उस खाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ही कर सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते, हम हेटेरोट्रॉफ है। हाँ, हेटेरोट्रॉफ मैं बताती हूँ आगे क्या है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑब्टेन वाटर, पानी इनको चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, और मिनरल्स चाहिए होते हैं। मिनरल्स भी तो चाहिए ना, क्योंकि जब आपने ग्लूकोज खाना बनाना है उसमें मिनरल्स, मादनियात चाहिए, जो कि मिट्टी से लिए जाएंगे, सोइल से लिए जाएंगे, ठीक है। मिनरल्स आप आगे जाके पढ़ेंगे, दो तरह के मिनरल्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट, मैक्रो न्यूट्रेंट। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारे मिनरल्स चाहिए होते हैं। और ये कहाँ से वो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं, ठीक है, अपने माहौल से लेंगे। एंड प्रिपेयर देयर फूड, और अपना खाना खुद बना लेंगे। मिसाल के तौर पर कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना सकते हैं, सारे एल्जी, क्योंकि एल्जी सारे ग्रीन होते हैं, ऑल एल्जी, लेकिन बैक्टीरिया सम, कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। एल्जी क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है। जिस तरह के आप देखेंगे आपकी पाइप्स वगैरह में एल्जी लगी होती है, ठीक है, पाइप में ग्रीन काई, या तालाब वगैरह में देखें, तालाब के ऊपर ग्रीन काई लगी होती है, तो वो एल्जी होती है, ठीक है। तो वो एल्जी जो कि ग्रीन है तो उसके अंदर पक्का क्यों ग्रीन है, क्योंकि ग्रीन इस वजह से उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है। तो जो जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है वो तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, तभी तो वो ग्रीन दिख रहे होते हैं, ठीक है। ऑल प्लांट्स, सारे पौधे भी अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफिक है, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये पूछ सकते हैं। हेटेरोट्रॉफ, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ट्रॉफ मीन फूड, मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, दूसरों से लेंगे। जिस तरह हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम पौधों से लेते हैं, पौधों से सब्जियां लेते हैं, पौधों से फल लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, उन सब्जियों को फिर हम पकाते हैं, बस इतना करते हैं हम। लेकिन वो जो सब्जियां आई वो तो पौधों ने बनाई ना, ठीक है। वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ हमारा खाना पौधे बनाते हैं, तो हम दूसरों से खाना ले रहे हैं, हेटेरोट्रॉफ है हम, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म से। दूसरे ऑर्गेनिज्म कौन से, ऑटोट्रॉफ, इनसे हम खाना लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं मोस्ट बैक्टीरिया, ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो हेटेरोट्रॉफ ही होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हाँ, कुछ बैक्टीरिया बना सकते हैं, तो हमने ऊपर कह दिया, ठीक है। ऑल प्रोटोजोआ के बारे में आपको याद हो, आप पीछे पढ़ चुके हैं। प्रोटोजोआ एनिमल्स होते हैं, लेकिन ये रिजेंबल एनिमल, ये एनिमल से रिजेंबल करते हैं, ये हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ा हमने, ठीक है। ये एनिमल्स से रिजेंबल करते हैं, लेकिन एनिमल्स नहीं होते। क्यों, क्योंकि इनके पास एनिमल्स से इसलिए रिजेंबल करते हैं क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती, लेकिन ये एनिमल्स भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इनकी कुछ ऐसी करैक्टरिस्टिक होती है जो एनिमल से नहीं मिलती, इसलिए हमने इनको एक
किंगडम प्रोटिस्टा में रखा था अगर आपको याद हो, तो वो वाले ये प्रोटोजोआ हैं, वो भी हेटेरोट्रोफ होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। फंजाई अपना खाना खुद नहीं बनाती। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते। एनिमल्स में हम भी आते हैं, ह्यूमन बींग सारे एनिमल्स के अंदर आते हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक हो गया। तो ये सारे हेटेरोट्रोफ ऑर्गेनिज्म है। जी स्टूडेंट्स, अब हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब है, न्यूट्रिशन क्या होता है। सबसे पहले न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप खाना अगर तो पौधे हैं वो अपना खाना खुद तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो उनके केस में हम कहेंगे कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप खाना खुद तैयार करते हो, ठीक है, और फिर उस खाने को तैयार करके उस खाने को इस्तेमाल करते हो, और इस्तेमाल करके क्या बनाते हो, अपनी बॉडी की सब्सटेंसेस बनाते हो। क्या मतलब, आपकी बॉडी किस चीज़ से मिलके बनी हुई है, आपकी प्लांट्स की सेल से मिलके बनी हुई है ना। तो आप वो जो आपने खाना बनाया है, जो आपने तैयार किया है, जो फूड आपने ली है, ठीक है, जो आपने फूड खुद, अगर तो ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म है तो वो अपना खाना खुद बना लेंगे, लेकिन अगर हेटेरोट्रॉफ हैं जिस तरह हम हैं तो हम खुद नहीं बना सकते ना, तो हम ऑब्टेन करते हैं, हम दूसरों से लेते हैं। इसलिए उन्होंने दोनों अल्फाज इस्तेमाल किए, प्रिपेयर का भी और ऑब्टेन का भी। प्रिपेयर जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, बहुतों की बात हो रही है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। ऑब्टेन जो खाना हासिल करते हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते ना, हम तो ऑब्टेन ही करते हैं, दूसरों से लेते हैं, तो ये हमारी बात हो रही है। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप फूड को लेते हो, ठीक है, लेके आपने खा लिया, उस फूड को ले गए अपने अंदर, और बॉडी के अंदर जाके जो आपके बॉडी के सेल्स होते हैं ना, उन सेल्स की कुछ चीज़ें बनाने में उस फूड को फिर इस्तेमाल करते हो। जैसा कि अगर आपने फूड, मान लो गोश्त खाया, अगर मैं अपनी बात करूँ, ह्यूमन की बात करूँ, अगर मैंने गोश्त खाया, गोश्त प्रोटीन होती है, ठीक है, तो मैं प्रोटीन खाया है, प्रोटीन खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोटीन जो होंगे ना, हमारे इंटेस्टाइन में जाके हमारे स्टमक में जाके छोटे छोटे हिस्से में प्रोटीन को तोड़ा जाएगा, जिनको कहते हैं अमाइनो एसिड्स हमारे, ठीक है। वो अमाइनो एसिड जो होंगे फिर वो ब्लड में जाएंगे, ठीक है, और ब्लड से वो हमारे सेल के पास जाएंगे, और सेल ने उन अमाइनो एसिड को इस्तेमाल करके क्या बनाना है, अपने एंजाइम बना लेने। आपको पता है सेल के जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होती हैं, सही है। और अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जब मैंने आपको बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ाया तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। देखें, ये हमने पढ़ा था कैसे प्रोटीन्स बनी थी अमाइनो एसिड से। ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं, मिलके प्रोटीन बना देते हैं। तो वही छोटे छोटे अमाइनो एसिड फिर आपस में मिले, उन्होंने मिलके प्रोटीन बना दी, सही है। और वो प्रोटीन क्या हमारे सेल के अंदर एंजाइम्स बना देती है। वो प्रोटीन, हमारे मसल सारे प्रोटीन है, ठीक है। हमारे हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको बताया, वे इंसुलिन हार्मोन हो गया, ग्लूकागोन हार्मोन हो गया। अगर आपने मेरे साथ पीछे वाले चैप्टर्स पढ़े होंगे तो आपको यकीनन पता होगा हार्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वो सारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो जो हमने खाना खाया, उस खाने को इस्तेमाल किया जा रहा है हमारी बॉडी की चीज़ें बनाने के लिए। इसी तरीके से मान लो आपने घी खाया, फैट ना, घी फैट अंदर जाएगा, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर टूटेगा छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसको फैटी एसिड्स कहते हैं। फिर वो फैटी एसिड, क्योंकि इतने बड़े बड़े फैट जो होते हैं जो हम घी वगैरह खा रहे हैं, वो मॉलिक्यूल ब्लड में डायरेक्टली नहीं जा सकते ना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं वो। तो ये जो फैटी एसिड छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, ये हमारे ब्लड में जाएंगे, ब्लड से हमारे सेल के पास जाएंगे, और सेल फिर उनको इस्तेमाल करके फैट्स को सेल मेम्ब्रेन बनाएगा। क्योंकि आपको पता है जो सेल मेम्ब्रेन है वो फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है, वो लिपिड से मिलकर बनी होती है। जिस तरह कि मैं आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताऊँगी, देखें ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये देखें। तो ये सारे लिपिड हैं। लिपिड क्या होते हैं, फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं ना लिपिड। बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर कवर किया होगा तो आपको याद होगा, लिपिड्स दो ही चीज़ों से मिलकर बनते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो वो फैटी एसिड जो हमने खाए थे उन्होंने जाके हमारी सेल मेम्ब्रेन बना दी। तो ये न्यूट्रिशन है, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है, ये वो प्रोसेसेस हैं इन जिस तरीके से आप क्या करते हो, वो जिस तरीकाकार से आप फूड को या तो प्रिपेयर करते हो, ये पौधों की बात है, या अगर आप पौधे नहीं हो, जिस तरह मैं ह्यूमन हूँ, तो मैं तो अपना खाना खुद नहीं बना सकती, तो या फूड आप ऑब्टेन करते हो, ठीक है, दूसरों से ले रही हूँ मैं ऐड, और फिर उस फूड को आप इस्तेमाल करोगे, किस चीज़ में कन्वर्ट करोगे, उस फूड को किस चीज़ में कन्वर्ट करोगे, बदलोगे इनटू, और उस फूड को आप इस्तेमाल करोगे आपकी बॉडी की सब्सटेंसेस बनाने में, ठीक है। बॉडी सब्सटेंसेस मैंने आपको बताया कैसे बॉडी सब्सटेंसेस बनाने में, बॉडी की जो सब्सटेंसेस हैं वो कैसे बनाने में आपकी फूड अपना किरदार अदा कर रही है। आपने प्रोटीन खाई, प्रोटीन ने आपके एंजाइम बनाए, मसल बनाए, हार्मोन बनाए। आपने घी खाया, घी ने आपकी सेल मेम्ब्रेन बना दी। आपने कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज ने जाके आपके सेल के अंदर टूट जाना है और एटीपी बनानी है। याद है आपको, पीछे चैप्टर्स में हम डिटेल से पढ़ के आए। एटीपी ने क्या करना है, आपके सेल की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में मदद करनी है, जिससे आपकी ग्रोथ होगी, आपकी एनर्जी होगी, आपको एनर्जी मिलेगी। याद है ना आपको। तो न्यूट्रिशन क्या है, वो प्रोसेस, वो अमल जिसके ज़रिए से आप फूड को या तो खुद बना लेते हो अगर आप ऑटोट्रॉफ हो, या अगर आप हेटेरोट्रॉफ हो तो आप ऑब्टेन कर रहे हो, और फिर उस फूड को आपने कन्वर्ट करना है बॉडी सब्सटेंसेस में, और बॉडी सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करोगे और
उसको आप इस्तेमाल करोगे अपनी ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। जैसा कि ग्लूकोज को तोड़ोगे तो एटीपी मिलेगी, एटीपी से आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और एटीपी और सेल की ग्रोथ भी उससे होगी, सही है। एटीपी को इस्तेमाल करके सेल अपनी ग्रोथ करेगा, सेल साइज़ में बड़ा होगा, आपकी बॉडी साइज़ में बड़ी होगी, आपकी ग्रोथ होगी। ये हमारे लिए था, ये इन्होंने न्यूट्रिशन की जनरल डेफिनेशन बताई हुई है, ठीक है। ये प्लांट्स के लिए भी ऐसे ही होगा, हमारे लिए भी ऐसे ही होगा। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स, अब न्यूट्रिशन था ये वो प्रोसेस है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो आप खाते हो। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या होती हैं? वो सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म को चाहिए। क्यों चाहिए? एनर्जी लेने के लिए। आपको एनर्जी मिलेगी अगर आप न्यूट्रिएंट्स खाओगे ना, ग्रोथ होगी आपकी, आपके साइज़ बड़ा होगा, ठीक है, आपके सेल्स का साइज़ बड़ा होगा। रिपेयर, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई वो चल रहा है, इंजरी चल रही है, कोई सेल बेचारा आपका डैमेज हो गया है, उस सेल को रिपेयर करना है, उस सेल को सही करना है, तो उसके लिए आपका न्यूट्रिएंट चाहिए। न्यूट्रिएंट आप कुछ खाओ पियोगे तो वो आपका सेल जो है उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वो सेल रिपेयर होगा, ठीक है। और मेंटेनेंस, आपको बरकरार रखने के लिए, जिस तरह आपकी ज़िंदगी चल रही है उसको उस तरह चलाने के लिए आपको कुछ सब्सटेंसेस चाहिए होती हैं। उन सब्सटेंसेस को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? वो सब्सटेंसेस हैं। क्यों चाहिए? एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए आपकी चाहिए। बात ख़त्म। अच्छा, अब हम ना ख़ास तौर पर पौधों के बारे में बात करेंगे। तो हम पौधों के अंदर देखते हैं कौन से न्यूट्रिशन, पौधों को कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पौधों के अंदर क्या किरदार है भाई, पौधों के अंदर क्या सीन चल रहा होता है, वो देख लेते हैं। वो कहते हैं हमें इस बात का पता है कि प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और एक ऐसे प्रोसेस से तैयार करते हैं जिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये तो हम पीछे पढ़ के आए हैं, फोटोसिंथेसिस जब हमने पढ़ा पीछे वाले चैप्टर में बायोएनर्जेटिक्स में, तो उसमें मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ाया। उसमें हमने क्या किया था? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लिए, सूरज की रोशनी ली, तीनों चीज़ों को मिला के हमने ग्लूकोज बना लिया था। तो ये ग्लूकोज फूड ही है, ठीक है। तो वही वो कह रहा है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से पौधे अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं, ठीक है। कैसे तैयार कर लेते हैं, अब उसके बारे में उसने थोड़ा सा दोबारा फिर बता दिया। वो कह रहा है पौधे सनलाइट इस्तेमाल करते हैं, सूरज की रोशनी, और क्या करते हैं? सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है ना, उन दोनों को आपस में मिक्स करके शुगर बना देते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में, ये देखो वही बात उन्होंने दोबारा यहाँ पे की हुई है। ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर दोनों को मिलाया जाएगा सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, लाइट एनर्जी की मौजूदगी में, और ग्लूकोज बनेगा। ये देखें C6H12O6 शुगर बनेगी। ग्लूकोज एक शुगर ही है ना। कौन सी शुगर है अगर आपको याद हो, अगर आप मुझे बताएं? मोनोसेक्राइड शुगर है। ये हम बायोमोलिक्यूल में चैप्टर में पढ़ के आए हैं, सही है, ठीक है। वो कहते हैं कि अच्छा शुगर बन गई, बट लेकिन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर बायोमोलिक्यूल, लेकिन वो कहते हैं दूसरे जो बायोमोलिक्यूल तैयार करने होते हैं ना, उसके लिए पौधे को अदर मटेरियल फ्रॉम द सोइल, ज़मीन से और भी मटेरियल चाहिए। अदर बायोमोलिक्यूल कौन से? वो कहता है कि ये तो शुगर कौन सा बायोमोलिक्यूल है? कार्बोहाइड्रेट है ना, ये तो कार्बोहाइड्रेट की बात हो गई। लेकिन अदर बायोमोलिक्यूल, बाकी कौन से बायोमोलिक्यूल्स होंगे? प्रोटीन होगा, लिपिड्स होंगे, न्यूक्लिक एसिड्स होंगे। उनके लिए वो कहते हैं कि पौधे को और भी मटेरियल चाहिए। खाली तब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको याद हो, ये वाला जो बायोमोलिक्यूल है, हमने 4 ही तो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। कौन से? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। अगर आपको मैं बताऊँ तो ये देखें प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन भी एक बायोमोलिक्यूल है। अब इस बायोमोलिक्यूल की तैयारी में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर खाली काम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो आपको नाइट्रोजन भी चाहिए। ये देखो, सही है। तो वो नाइट्रोजन, वो जो और मटेरियल आपको चाहिए ना, वो कहाँ से आएंगे? जिस तरह नाइट्रोजन चाहिए आपको, इस तरीके से और भी मटेरियल आपको चाहिए, वो आपको मिट्टी से मिलेंगे, सोइल से मिलेंगे, ठीक हो गया। वो कहते हैं ये जो मज़ीद मटीरियल्स है ना, इन मटीरियल्स को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स तो हैं, लेकिन ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स, मादनियात, सही है। इधर इस बात में इन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये जो शुगर बन गई, जो आपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ग्लूकोज बना लिया, इस ग्लूकोज को बनाने के लिए तो चलो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी चाहिए था और सूरज की रोशनी चाहिए थी, बस। लेकिन इस बायोमोलिक्यूल के अलावा ये एक बायोमोलिक्यूल है ना शुगर, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट है शुगर, कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल है। उसके अलावा प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये वाले बायोमोलिक्यूल भी तो आपने बनाने हैं ना। तो इन बायोमोलिक्यूल को बनाने के लिए पौधे को और मटीरियल चाहिए होते हैं। वो मटीरियल कहाँ से आते हैं? मिट्टी से आते हैं, सोइल से आते हैं, ठीक है। और वो मटीरियल्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वो ये वाले सारे मटीरियल हैं, वो ये वाले सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में उसने बताया हुआ है। क्या न्यूट्रिएंट्स ना क्या है? न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन है, न्यूट्रिएंट्स स्पेशल केमिकल एलिमेंट्स, ये ख़ास तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये केमिकल हैं, ख़ास तरह के केमिकल हैं जो एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोइल, जो मिट्टी से पौधा एब्जॉर्ब करेगा, मिट्टी से लेगा, ठीक है, सोइल से लेगा। ये सोइल है ना, और ये अगर मैं प्लांट बनाऊँ इस तरह करके, ये उसका लीफ है,
ये उसके लीफ है, ठीक है। तो ये जो सोयल है ना, इस सोयल से उसने ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं सारे के सारे, कार्बन ये वाले सारे, इनको अब्जॉर्ब करना है। कहाँ से अब्जॉर्ब करना है? सोयल से अब्जॉर्ब करना है, जाहिर सी बात है, ठीक है। और दैट आर एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी होते हैं फॉर द प्लांट्स टू ग्रो, पौधे की ग्रोथ के लिए, पौधे के साइज़ को बढ़ाने के लिए, पौधे को बड़ा करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन क्या है? ख़ास केमिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? केमिकल हैं, केमिकल एलिमेंट्स हैं, लेकिन स्पेशल है, ख़ास है, जो कहाँ से पौधा लेता है? सोइल से लेता है, ठीक है। और ये क्यों ज़रूरी होते हैं? असेंशियल ज़रूरी होते हैं फॉर द प्लांट्स टू ग्रो, पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब ना दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक। मैक्रो का मतलब होता है हमेशा बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो मीन स्मॉल, ठीक। अब याद है आपको माइक्रोस्कोप होती है, माइक्रोस्कोप क्यों इस्तेमाल करते हो? उन छोटी चीज़ों को देखने के लिए जो आपको अपनी इस आँख से नज़र नहीं आती, जो बहुत छोटी हैं, उसके लिए हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं ना। तो माइक्रो का मतलब होता है हमेशा स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज, बहुत बड़ा। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी में पौधे को चाहिए ही चाहिए। अगर ना दिया आपने पौधे को उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो पौधे के अंदर अलामात डेफिशिएंसी, कमी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। पौधे के अंदर बीमारियाँ आना शुरू हो जाएंगी, सही हो गया। तो वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और माइक्रो मीन स्मॉल, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे को बिल्कुल थोड़े से अमाउंट में चाहिए, थोड़े से मिकदार में चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, सही है। थोड़ी सी चाहिए ज़रूर, लेकिन बस थोड़ी सी क्वान्टिटी में, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो क्या हम पढ़ लेते हैं? वो मिनरल विच आर रिक्वायर्ड, जो चाहिए इन लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में, ज़्यादा मिकदार में चाहिए, उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अल्लाह, अब इतने ज़्यादा नाम, इतने नाम कैसे याद करें? चलो कोई नहीं, इन नाम को ना याद करने के लिए हम निमोनिक्स बनाएंगे, उनसे आपको इस सारे नाम 1 मिनट में, 1 सेकंड में याद हो जाएंगे। वो निमोनिक्स मैंने आपके लिए लिखी हुई है, ये देखें। अच्छा, वो ना आपने पीके एक मूवी देखी होगी, चलती थी, पीके मूवी इंडिया की थी, उसमें, अच्छा वो पीके मूवी अगर आप याद करें तो वैसे उससे मैंने पीके का नाम लिया है। पीके का कौन सा मग, पीके का कौन सा मग, मग होता है ना चाय पीने वाला, ठीक है। तो वो कह रहे हैं पीके का कौन सा मग, कौन सा वाला मग पीके का, तो उससे हमने बनाया। देखें, ये देखें,